हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल हब। तो आज हम इंग्लिश का सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। हम 2022 और 2023 का जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने दिया है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता होता है कि इंग्लिश में 3 सेक्शन होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जो होता है उसमें रीडिंग स्किल्स आपकी चेक की जाती है, आपको अनसीन पैसेज प्रोवाइड करके। सेक्शन बी जो होता है वो राइटिंग सेक्शन का होता है, जिसमें आपसे लेटर, नोटिस ये सब लिखवाए जाते हैं। और सेक्शन सी जो होता है वो लिटरेचर का होता है, जिसमें आपकी दोनों बुक्स जो है फ्लैमिंगो और विस्टास, उनमें से चैप्टर आते हैं। तो हम आज इस वीडियो में सेक्शन ए और सेक्शन बी को कवर करेंगे। मैं सेक्शन ए और सेक्शन बी को सॉल्व कराऊंगी, जो कि मॉडल पेपर में आए थे जो क्वेश्चंस उन्हें। सेक्शन ए जो है वो 20 मार्क्स का है और सेक्शन बी भी 20 मार्क्स का ही है। दोनों मिला के 40 मार्क्स के हो रहे हैं, यानी कि आधा जो सैम्पल पेपर है वो हो जाएगा। तो आधा हम अब अभी करेंगे, आधा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा बनने वाला है। तो सेक्शन ए जो कि 20 मार्क्स का है, इसमें आपकी रीडिंग स्किल्स चेक की जाती है। इसमें 2 पैसेज होते हैं और एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं दोनों पैसेज में, और टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन बी जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है, राइटिंग सेक्शन होता है। इसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं। एक तो होता है नोटिस जो कि 5 नंबर का होता है, दूसरा इनविटेशन जो भी 5 नंबर का होता है, लेटर जो भी 5 नंबर का होता है, आर्टिकल या फिर रिपोर्ट, ही दोनों में से एक आता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, जैसे कि आर्टिकल एक में आर्टिकल, दूसरे में भी आर्टिकल आ जाए, ऐसे। ठीक है, तो ये 5 नंबर का होता है। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स, जिसमें 20 मार्क्स का आता है। अब पहला पैसेज जो है 10 मार्क्स का है, दूसरा भी 10 मार्क्स का ही होता है, और एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन होता है दोनों पैसेज में। तो टोटल 20 क्वेश्चन हैं जो कि हमें देखने हैं। अब रीड द पैसेज गिवन बिलो, तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ इस पैसेज के अंदर क्या दे रखा है। तो देखो, गोस्ट नेट्स क्या होते हैं? तो जो फिशिंग नेट्स होते हैं, जिनकी वजह से, जिनसे अपन क्या करते हैं, फिश को कैच करते हैं, कुछ कुछ उसी की बात हो रही है। लेकिन इस नेट को अपन फिशिंग नेट भी तो बोल सकते थे, फिर गोस्ट नेट क्यों बोला? क्योंकि ये नेट है ना किसी के भी नहीं होते, कोई भी इनका मालिक नहीं होता। और ये जो नेट होते हैं वो क्या होते हैं, समुद्र में है ना फैले हुए होते हैं, और इनकी वजह से जो मैराइन एनिमल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये जो नेट्स है ये आसानी से डिग्रेड नहीं होते, और जब डिग्रेड होते हैं ना तो उससे भी क्या होता है, वो छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक्स में बदल जाता है, और एनिमल सोचते हैं कि ये तो हमारा खाना है, और वो उसे खा लेते हैं, और इससे उन्हें फिर भूख नहीं लगती और फिर उन्हें मर जाते हैं। इस तरीके से इसमें जो है प्रॉब्लम बताई गई है कि किस तरीके से प्लास्टिक नेट जो है ओशियंस में फैले हुए हैं, और उनसे मैराइन लाइफ को क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो ये क्वेश्चंस तो आप इजी, मतलब इसके क्वेश्चंस तो मैं करवा दूंगी, लेकिन आप ये जो पैसेज है ये तो आप खुद पढ़ के देख सकते हो ईजीली। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस मैं अभी आपको बता देती हूँ। तो देखो, इसमें हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। फर्स्ट, गोस्ट नेट हैव बीन नेम्ड सो बिकॉज दे। अब देखो, गोस्ट नेट का ऐसा नाम क्यों रखा? कुछ और नाम भी तो रख सकते थे, तो यही नाम क्यों है? तो इसका ऑप्शन ए है, कॉज मच हार्म टू मैराइन लाइफ, कि मैराइन लाइफ को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, यानी कि जो जानवर हैं जो समुद्र में रहते हैं उन्हें बहुत नुकसान होता है। बी, आर फंक्शनल थ्रू नॉट इन यूज बाय फिशरमैन, यानी कि ये जो है किसी भी फिशरमैन के द्वारा यूज़ नहीं किए जाता है। सी, आर नॉट ऑन बाय एनी वन। डी, एक्ट हैज़ अ स्नेयर फॉर ऑल एनिमल्स इन ओशियंस। तो इसका आंसर होगा सी, आर नॉट ओन्ड बाय एनी वन, इनका जो है मालिक कोई भी नहीं होता। गोस्ट नेट इसने इन्हें इसलिए बोला है क्योंकि इनका कोई मालिक नहीं होता, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सेकंड, कमेंट ऑन द राइटर्स रेफरेंस टू द गोस्ट नेट हैज़ अ हेल्थ प्रॉब्लम फॉर ओशियंस इन पैराग्राफ 1।
तो पैराग्राफ 1 में जो है वो राइटर ने बताया कि घोस्ट नेट जो है इनके कारण ओशियंस में हेल्थ प्रॉब्लम होती है, तो इस पर कमेंट करना है, यानी कि इस पर थोड़ा सा बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा घोस्ट नेट्स आर द रीज़न द मैराइन लाइफ इज़ फ्रिक्वेंटली सिक। ठीक है, तो घोस्ट नेट्स की वजह से, यानी कि जो पानी के अंदर जो नेट्स होते हैं उसकी वजह से जो मैराइन लाइफ है वो ख़राब हो जाती है, और अगर हमने इन हेल्थ इश्यूज़ को सही नहीं किया तो जो ये प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि इससे क्या होता है कि वो जो नेट है ना उसमें जानवर फंस जाते हैं, और फिर क्या होता है वो लोग फंस गए उसमें तो वो अपना खाना नहीं ढूंढ पाते, कहीं जा नहीं पाते, और फिर वो वहीं मर जाते हैं, और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती है। लिस्ट द 2 ways being entailed in ghost net like to impact a walrus। तो वैलरस देखो एक जानवर का नाम है, तो क्या होता है कि जो घोस्ट नेट है वो किस तरीके से वैलरस को इफ़ेक्ट करता है, कोई भी 2 तरीके बताने हैं। तो इसके वैल्यू पॉइंट्स है, मतलब इसका आंसर है फर्स्ट एंटेंग एंड कॉज इंजरीज। तो वैलरस क्या होता है इसमें फंस जाते हैं और इससे उन्हें चोटें लग जाती हैं। दूसरा एंटेंजर एंड प्रिवेंट रिसर्फिंग लीडिंग टू दैट बाय ड्राउनिंग। दूसरा क्या होता है ये फंस जाते हैं और इससे क्या होता है कि ये उसमें से निकल नहीं पाते और फिर वही डूब के क्या करते हैं, मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट कन्वे द अपोजिशन ऑफ नेग्लेबल फ्रॉम वर्ड्स यूज इन पैराग्राफ 2। तो इसका आंसर होगा बी मॉन्यूमेंटल। मॉन्यूमेंटल का मतलब होता है हग, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। 5th, the writer will not agree with the given statement based on the paragraph 3 एक्सेप्ट। राइटर इनमें से कौन विद द गिवन स्टेटमेंट बेस्ड ऑन पैराग्राफ 3 एक्सेप्ट, यानी कि राइटर इनमें से किस स्टेटमेंट पे एग्री नहीं है। तो इसका आंसर होगा ए मोस्ट घोस्ट नेट्स टेक अ फ्यू ईयर्स टू कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट। तो ये जो है ठीक है, ए इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो घोस्ट नेट्स होते हैं उनको सही बात है कि बहुत टाइम लगता है डिसइंटीग्रेट होने में। बी घोस्ट नेट्स कंट्रीब्यूट टू ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पिच। तो हाँ, घोस्ट नेट्स की वजह से जो ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पिच है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है। सी मोस्ट घोस्ट नेट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू मैराइन एनिमल्स अपॉन डिसइंटीग्रेशन। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि जो घोस्ट नेट्स होते हैं उनसे एनिमल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, वो उनको गलती से फूड समझ के खा लेते हैं उन माइक्रोप्लास्टिक्स को। तो इसका आंसर सी होगा। और जो डी है वो है घोस्ट नेट्स कैन कर्टेल द फ्रीडम ऑफ मैराइन एनिमल्स। तो ये भी बिल्कुल ठीक है कि सच में वो मैराइन एनिमल्स की फ्रीडम को कर्टेल कर लेता है, क्योंकि उसमें वो जानवर फंस जाते हैं। तो इसका आंसर होगा सी मोस्ट घोस्ट नेट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू मैराइन एनिमल्स अपॉन डिसइंटीग्रेशन। For individual couple add a range of risks. Some records shows that fishing net used to be made of common rope made of natural fibers prior to the 1960s. Based on your understanding of paragraph 3, list one major advantage that these had over the fishing nets being used in present times. तो देखो पहले जो है ना 1960s से जो यूज़ की जाती थी रॉप, वो नेचुरल फाइबर की बनी हुई होती थी, उससे नेट बनाया जाता था। लेकिन आज क्या है, प्लास्टिक का यूज़ किया जा रहा है। तो जो नेचुरल फाइबर से रॉप बनाई जाती थी वो किस तरीके से ज़्यादा अच्छी है इन प्लास्टिक नेट से, तो वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूज टू बी बायोडिग्रेडेबल इजीली डिसइंटीग्रेटेड हैज़ कंपेयर टू आर्टिफिशियल फाइबर नेट्स दैट डू नॉट डिसइंटीग्रेट। तो वो जो रॉप होती थी नेचुरल फाइबर की बनी हुई, वो आसानी से जो है डिकम्पोज हो जाती थी, डिसइंटीग्रेट हो जाती थी। लेकिन जो प्लास्टिक नेट्स है वो क्या लिए होते हैं, डिसइंटीग्रेट लिए होते हैं, इनको काफ़ी टाइम लग जाता है डिसइंटीग्रेट होने में। क्वेश्चन नंबर 7, why it is fair to say that commitment and innovation have to go hand in hand in lead to the ocean of ghost nets। यानी कि किस तरीके से जो कमिटमेंट है और इनोवेशन है इनको साथ साथ चलना पड़ता है जिससे कि हम घोस्ट नेट से छुटकारा पा सके। तो देखो इसका आंसर होगा कमिटमेंट, यानी कि हमें कमिटमेंट करनी है कि हम क्या करेंगे,
धैर्य रखेंगे जिससे कि हम इस टास्क को पूरा कर सके। देखो एक दिन में ये सारे प्लास्टिक लेयर्स तो हट नहीं जाएंगे, हाँ ये बहुत एक लॉन्ग टाइम वर्क है, तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा धैर्य रखने की ज़रूरत है। तो ये हमें अपने से कमिटमेंट करनी है। और इनोवेशन, तो इनोवेशन क्या करना है, हमें एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है जिससे कि क्या हो सके, इन नेट्स को हम हटवा सकें। कुछ ऐसे न्यू आइडियाज़ लाने हैं जिससे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। और काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो इस डायरेक्शन में वर्क कर भी रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कमिटमेंट। दिस टास्क विल रिक्वायर प्रिजर्वेंस अ लॉन्ग टाइम ऑफ टू अकम्प्लिश इनोवेशन। तो क्रिएट आइडियाज एंड स्ट्रेटजीज विल बी नीडेड टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है ये। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विथ एन एप्रोप्रिएट इन्फेरेंस विथ रेस्पेक्ट टू द फॉलोइंग। द राइटर क्वाइट्स द एग्जाम्पल ऑफ WWF लैंड मिशन इन द बाल्टिक सी, पैराग्राफ 4 इन ऑर्डर टू। तो जो राइटर है, मतलब कि हमें ये जो सेंटेंस है इसे कंप्लीट करना है। तो देखो सेंटेंस क्या है कि जो राइटर है उन्होंने WWF का जो मिशन है बाल्टिक सी में, उसका एग्जाम्पल दिया है इन ऑर्डर टू, किस लिए। तो इसके आंसर हो सकता है ड्रॉ अटेंशन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि जिससे कि हम जो प्रॉब्लम है वो समझ सके कि प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा बड़ी है। फिर सेकंड, इंडिकेट दैट गवर्नमेंट नीड टू कोलैबोरेट विद सच ग्रुप्स फॉर एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ घोस्ट नेट्स। दूसरा कि गवर्नमेंट को भी साथ देना चाहिए इन घोस्ट नेट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो ग्रुप्स इसके लिए कार्य कर रहे हैं। फिर इसका एक और आंसर हो सकता है कि ह्यूमन एपैथी को दिखाने के लिए, या फिर हमारी जो केयरलेसनेस है नेचुरल रिसोर्सेज के टूवर्ड्स, उसे दिखाने के लिए। तो इनमें से कोई भी आप एक आंसर कर सकते हो, और फिर इसी तरीके का कोई और भी आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ कैन द सॉल्यूशन सजेस्टेड इन पैराग्राफ 5 बेस्ट बी डिस्क्राइब। यानी कि पैराग्राफ 5 में जो सॉल्यूशन दिए हैं उसको बेस्ट किस तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है। आप प्रैक्टिकल, प्रेजेंटेबल, पॉपुलर और प्रिजुडियस। तो ये होगा प्रैक्टिकल, क्योंकि हमें क्या करना है, अगर घोस्ट नेट्स को हटाना है तो हमें क्या करना होगा, प्रैक्टिकली कुछ करना होगा। तो इसका आंसर होगा ए, प्रैक्टिकल। अब है क्वेश्चन नंबर 10, सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज। ठीक है, तो हमने जो पैसेज पढ़ा उसके लिए सबसे अच्छा टाइटल, तो इसमें ऑप्शंस है ए, स्कैरी साइड ऑफ घोस्ट नेट्स, बी, घोस्ट नेट्स अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन डोमिनेंस, सी, घोस्ट नेट्स अ मेनेस टू मैराइन लाइफ, डी, वेज टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ घोस्ट नेट्स। तो जो सबसे अच्छा जो इसका एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा जो इसका टाइटल है वो होगा सी, घोस्ट नेट्स आ बैलेंस टू वेराइल लाइफ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब इसी के साथ में ये जो हमारा फर्स्ट पैसेज है 12 मार्क्स का वो कंप्लीट होता है। इसमें हमने 12 क्वेश्चंस देखे थे 1 मार्क्स के। अब है सेकेंड पैसेज जो भी 12 मार्क्स का ही है। इस पैसेज में जो है हमें लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में बताया गया है कि जो लीडरशिप है वो आप कैसे डेवलप कर सकते हो। सिर्फ अगर आपको एजुकेशन दे दी जाए कि ये लीडरशिप क्वालिटीज़ है, ऐसे ऐसे होता है, तो उससे कुछ नहीं होगा। इसी के साथ में आपको क्या कराना पड़ता है, प्रैक्टिकल भी कराना पड़ता है। ठीक है, अब 2014 में क्या हुआ था, एक रिसर्च हुई थी जिससे कि आपसे क्या किया जा सके, जानकारी ली जा सके कि आपको कितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। तो रिसर्च का क्वेश्चन फर्स्ट था कि क्या की इवेंट्स होते हैं स्टूडेंट लीडर्स के कॉलेज में, यानी कि वो क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड था कि उन्हें क्या कॉलेज लीडर, जो स्टूडेंट लीडर्स होते हैं कॉलेज में, उनको क्या लेसन्स दिए जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 था कि क्या वो जो इवेंट्स है वो उन लेसन से लिंक है या नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये था। तो ऑलमोस्ट 130 स्टूडेंट्स से कांटेक्ट किया था उनका इंटरव्यू लेने के लिए, जिसमें से सिर्फ 72 ही इंटरेस्टेड थे इंटरव्यू देने के लिए। 2 मेंबर्स थे जिन्होंने इंटरव्यू लिया था 15 से 45 मिनट तक का। एक मेंबर जो था वो प्राइमरी इंटरव्यूअर था, और जो सेकंड जो था वो रेडियो इक्विपमेंट की तरह वर्क कर रहा था।
अब इसके अंदर टेबल 1 के अंदर डाटा बताया गया है कि किस तरीके से जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि सेल्फ आइडेंटिटी पे क्वेश्चन पूछा तो 58 ले रिस्पॉन्स दिया, लीडरशिप आइडेंटिटी पे पूछा तो 54 ले, इस तरीके से पूरा डाटा दिया गया है। और फिर लास्ट में एंड करते हुए बताया है कि जो स्टडी है उसमें बताया गया है कि जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है वो एक्सपीरियंस से आती है। ठीक है, तो इसमें जो है लीडरशिप के बारे में मेनली बताया गया है इस पूरे पैसेज में, और इस पैसेज को आप इजीली खुद पढ़ सकते हो। अब हम इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। बी मतलब जो सेकेंड पैसेज है वो, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैसेज आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। फर्स्ट, डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्री विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन पैराग्राफ फर्स्ट? The researchers believe that educational institutions have idle resources to study impact of leadership skills on young adults. Select from the following: true if the statement agree with the information, false if the statement contradicts the information not given if there is no information given on this. ठीक है, तो जो रिसर्चेस है वो ये बिलीव करती है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो है वो आइडल सोर्स है जिससे कि आप क्या कर सकते हो, लीडरशिप स्किल्स को यंग अडल्ट्स की समझ सकते हो। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, क्योंकि सिर्फ जो है ना रिसर्च जो इंस्टीट्यूशंस है उनसे आप बता नहीं सकते। जो अपॉर्चुनिटीज़ है, प्रोग्राम्स है, आपको क्या करने पड़ेंगे, डिफरेंट प्रोग्राम्स अरेंज करने पड़ेंगे जिससे कि आप क्या कर सको, लीडरशिप स्किल्स को पता कर सको किसी की भी। Question number 2, do you think the researchers of the study aim to change students' outlook toward the development of leadership skills directly or indirectly? Support the answer with reference to the text. यानी कि जो रिसर्चेस जो हुई है स्टडी की, वो स्टूडेंट्स का जो है आउटलुक चेंज करना चाहती है कि डेवलपमेंट जो है लीडरशिप स्किल्स का उसके टूवर्ड्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो आपको आपके टेक्स्ट जो दिया है यानी कि जो पैसेज है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो इसका आंसर होगा नो। क्यों होगा नो? क्योंकि जो रिसर्चेज है स्टडी के ऊपर की गई है वो उनका डेवलपमेंट का आउटलुक है उसे बदलने के पर्पज से नहीं की गई है, बल्कि ये जो है इसलिए की गई थी जिससे ये पता किया जा सके कि किस तरीके से जो लीडरशिप प्रोग्राम्स है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वो बेटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। द एम ऑफ सीकिंग स्टूडेंट पर्सपेक्टिव वॉज टू अनेबल अ बेटर डिजाइनिंग या फिर क्रिएशन ऑफ द लीडरशिप प्रोग्राम्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो है उनके जो डेवलपमेंट है लीडरशिप स्किल्स के, उसके जो एम है उसको चेंज करने के लिए नहीं थी, बल्कि ये सिर्फ इसलिए थी जिससे कि जो लीडरशिप प्रोग्राम्स है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में चलाए जाने वाले उनकी इफेक्टिवनेस को देखा जा सके। क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्ले द मोस्ट लाइकली फॉर कंक्लूडिंग रिसर्च क्वेश्चन 3 इन द 2014 स्टडी। यानी कि जो रिसर्च क्वेश्चन 3 था उसका सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन इनमें से किस में है? In order to find out if A. Learning opportunity shapes students' overall personality, leadership lessons are the result of designed learning opportunity. C. All lessons opportunity cater to specific lesson. D. Certain lessons are common in more than one learning opportunity. तो इसका आंसर डी हो जाएगा, certain lessons are common in more than one learning opportunity। यानी कि वो जो इवेंट्स परफॉर्म करते हैं वो क्या होता है, कुछ लेसन से लिंक होते हैं। तो क्या होता है कि जब आप क्या करते हो, प्रोग्राम्स चलाते हो, तो उससे क्या होता है बच्चों को काफ़ी ज़्यादा जो लर्निंग है वो हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द सेंटेंस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मोर देन 50% ऑफ आइडेंटिफाइड स्टूडेंट रिस्पॉन्ड वर टू कीन इंटरेस्ट टू पार्टिसिपेट इन 2014 स्टडी। वी कैन से दिस बिकॉज। अब देखो सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है।
इस जो स्टेटमेंट है इसके बेसिस पे, तो 2014 की जो स्टडी हुई थी उसमें 50% से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। हम ये बात किस तरीके से कह सकते हैं? तो देखो टोटल 130 स्टूडेंट्स थे, 130 स्टूडेंट्स में से 72 स्टूडेंट्स जो थे वो इंटरेस्टेड थे। तो अगर 72 स्टूडेंट्स इंटरेस्ट है तो ये 50% से ज़्यादा ही हो गया ना, क्योंकि 50% तो 65 पे ही हो जाता है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा कि 72 आउट ऑफ 130 स्टूडेंट्स कंसेंटेड एंड वर इंटरव्यूड। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5th, विच की इवेंट हैज़ बीन डिजाइनेड विद बैलेंसिंग रूल्स हैज़ द ऑब्जेक्टिव। तो क्वेश्चन नंबर 5th का मतलब है कि कौन सा जो इवेंट है वो ये बताता है कि जो स्टूडेंट है वो बैलेंसिंग रोल जो है वो परफॉर्म कर लेते हैं। ए, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिबेट एट द इशू एट हैंड विद डिफरेंट टीम्स, यानी कि अलग अलग टीम्स से वो क्या कर सकता है, इजीली डिबेट कर सकता है। सेकंड, स्टूडेंट विल बी एबल टू मैनेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मॉनिटर, प्लानर, रिसर्चर एंड प्रेजेंटर। जो स्टूडेंट है वो क्या करता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मैनेटर की, एक प्लानर, रिसर्चर की, एक प्रेजेंटेटर की, उन सबको संभाल लेता है। सी, स्टूडेंट विल बी एबल टू समरेट द माइनर प्रॉब्लम्स एंड फोकस ऑन फाइनल गोल। जो स्टूडेंट है वो माइनर प्रॉब्लम्स को छोड़ देता है और जो फाइनल गोल है उन पे फोकस करता है। डी, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन कंसेप्ट्स एंड क्लियरिफाई दैम फॉर पैरर्स। ठीक है, या फिर स्टूडेंट जो है कॉन्सेप्ट्स को इजीली क्लियर कर लेता है। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था कि बैलेंसिंग रोल जो है उसे चेक करना है हमें। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा कि स्टूडेंट जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से संभाल सकता है, एक बहुत अच्छा प्लानर, रिसर्चर, मैनेटर और एक प्रेजेंटर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, द 2000 स्टडी अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट लीडरशिप बाय फोकसिंग ऑन, यानी कि जो 2014 की स्टडी हुई थी लीडरशिप स्किल्स को समझने के लिए, उसका फोकस किस पे था? ए, एक्सपीरियंस दैट शेप द स्टूडेंट्स ओवरऑल पर्सनैलिटी। बी, लेसन्स गेन बाय स्टूडेंट हैज दे ग्रो अप। सी, रिलेशनशिप ऑफ की इवेंट्स विद पार्टिकुलर लेसन्स। डी, स्टूडेंट इन लीडरशिप रोल्स। तो ये हमने पढ़ा था जब इस क्वेश्चन नंबर 3 पे आया था कि क्या की इवेंट्स का पार्टिकुलर लेसन्स पे इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो इसके अंदर हमें यही पढ़ना है 2014 की स्टडी जो हुई थी उसमें। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, रिलेशनशिप ऑफ की इवेंट्स विद पार्टिकुलर लेसन्स। क्वेश्चन नंबर 7, द लेसन फॉर इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज हैड अ रेंज ऑफ रिस्पॉन्सेस। लेकिन जो कि डिसीजन मेकिंग, जो कि इंडिविजुअल कंपेटेंसीज का ही पार्ट है, उस पर क्वेश्चन पूछा गया तो उनके इतने अच्छे रिस्पॉन्स नहीं थे। तो क्या हमें इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है? तो इसका आंसर होगा, जो हमें डिसीजन मेकिंग है इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टूडेंट्स का जो एक्सपीरियंस होता है उससे इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलती है कि आप इस क्रूशियल स्किल को डेवलप कर सको। तो डिसीजन मेकिंग पे जो है आप लोगों को अटेंशन पे करने की ज़रूरत है। मतलब उल्ट कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द कंक्लूडिंग सेंटेंस ऑफ दिस टेक्स्ट make a clear case for by listing it has a core competency for student leadership। यानी कि जो हमारा ये पूरा पैराग्राफ था, जो हमने पूरा पैसेज पढ़ा था, उसका कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या होगा, जिसमें क्या है, मेन जो स्किल है स्टूडेंट लीडरशिप की, जो मेन स्किल है वो आ जाए। तो ए, कोलैबोरेशन, बी, फ्लेक्सिबिलिटी, सी, हार्डवर्क और डी, ऑब्जर्वेशन। तो इसका आंसर होगा ए, कोलैबोरेशन। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली विथ 1 or 2 words। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्किंग विथ अदर्स इन टेबल फर्स्ट द लेसन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेफर्स टू। यानी कि जब हम दूसरों के साथ में वर्क करते हैं, जो कि टेबल फर्स्ट में दे रखा है, तो जो लेसन है कॉन्फ्लिक्ट का, उसका क्या मतलब है? तो इसका आंसर होगा बीइंग एबल टू एमिकेबली एंड इफेक्टिवली रिजॉल्व मैटर्स, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन।
यानी ये कन्फ्लिक्ट का मतलब है कि जब आप किसी के साथ में वर्क करते हो तो एक लीडर को क्या चाहिए कि वो कन्फ्लिक्ट जो है ना उनको आसानी से रिजॉल्व कर सके। जितने भी जो मैटर्स है उन पर जब दो लोगों की या फिर दो से ज़्यादा लोगों की ओपिनियंस मैच नहीं कर रहे हो तो उन मैटर्स को रिजॉल्व करवा सके। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट state a point to challenge the given statement. When theoretical knowledge about leadership suffices, it is a waste of funds by educational organizations to organize leadership camps and programs. तो देखो, जब थ्योरेटिकल नॉलेज से आप क्या कर सकते हो, बच्चों के अंदर लीडरशिप डाल सकते हो, तो फिर जो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो क्या करती है, लीडरशिप कैंप्स और प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करती है, वो क्या करती है, अपने फंड का वेस्ट करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका तो आंसर बहुत सिंपल है कि क्या नहीं, आप कभी भी थ्योरेटिकल नॉलेज से क्या नहीं कर सकते, लीडरशिप को गेन नहीं कर सकते। थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आई डिसएग्री बिकॉज नो अमाउंट ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज कैन एड स्टूडेंट्स टू एक्चुअली अप्लाई देयर लर्निंग अबाउट लीडरशिप एंड डेवलपिंग वेरियस स्किल्स। ठीक है, तो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज के बेसिस पे वो क्या नहीं कर सकते, अपनी जो लीडरशिप स्किल्स है, वेरियस स्किल्स है जिनके बारे में उन्होंने सीखा है, उनको अप्लाई नहीं कर सकते। उनके एप्लीकेशन के लिए उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब हम देखेंगे हमारा सेकेंड सेक्शन जो कि बी सेक्शन है। इसमें हमें क्या देखना है, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, वो किस पे है, नोटिस पे। आपको 2 नोटिस और में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा नोटिस के बारे में जान लेते हैं कि नोटिस में क्या क्या होता है। तो देखो, एक नोटिस आता है जिसमें क्या होता है, 1 नंबर का फॉर्मेट होता है, कंटेंट के 2 नंबर होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ के 1 नंबर होते हैं और एक्यूरेसी का भी 1 ही नंबर होता है। अब फॉर्मेट किस तरीके से हो, तो देखो सब लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन कुछ जो मेन चीज़ें हैं वो फॉर्मेट में होनी चाहिए। वो क्या है, एक बॉक्स होना चाहिए, एक नोटिस लिखा होना चाहिए, इशूइंग अथॉरिटी का नेम होना चाहिए और डेट होनी चाहिए इशू की जो कि लेफ्ट में होनी चाहिए, ऑथराइजेशन नेम, डेजिग्नेशन और सिग्नेचर जो कि बॉटम लेफ्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो क्या होनी चाहिए, आपके फॉर्मेट में होनी चाहिए। साथ में कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ मतलब कि आप जो भी चीज़ें लिखो वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, उनसे आपको क्या मिलनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे तो क्या होता है, सबके फॉर्मेट अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं आपको कॉमन फॉर्मेट बता देती हूँ जिसको अगर आप करोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो ये देखिए, ये है नोटिस का फॉर्मेट। अब इस तरीके से आप अपना नोटिस बना सकते हो। आपको इस नोटिस को बॉक्स में बनाना है, फिर आप नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी लिख सकते हो, नोटिस, फिर एक लाइन लीव करके नोटिस, और ये नोटिस बोल्ड लेटर्स में लिखा जाता है, फिर एक लाइन लीव करके डेट, फिर एक लाइन लीव करके हेडलाइन, फिर दिस इज़ टू इन्फॉर्म, फिर आपको जो भी लिखना है, डेट टाइम वेन्यू बीच में आएंगे, और फिर आप लिख सकते हो फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अंडर साइन, फिर एक लाइन लीव करके साइन नेम डेजिग्नेशन। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नोटिस को बना सकते हो। मतलब कि नोटिस का फॉर्मेट है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर 1 है, इसमें क्या है, आपको जो क्लास 10 से और 12 तक जो बुक्स के रीयूज़ है उसके बारे में बताया गया है। तो कोई भी स्टूडेंट जो है, आप डोनेट करना चाहते हो अपनी बुक्स को तो वो कर सकते हो। तो उस पर आपको क्या करना है, एक नोटिस बनाना है, और दूसरा क्या है, इसमें आप क्या हो, हाउस कैप्टन हो ABM पब्लिक स्कूल तेलंगाना के, और आपको नोटिस बनाना है कि आप क्या कर रहे हो, जो हाउस मेंबर्स है 10 से लेके 12 तक, उन्हें बताना है कि जो डिस्कवरी का राउंड 1 है, द अपकमिंग इंटर हाउस रिसर्च बेस्ड पेपर प्रेसिडेंशियल कंपटीशन जो है वो क्या हो गया है, उसकी जो टॉपिक है और सबमिशन डेट है उनमें चेंज हो गया है। तो आपको क्या करना है, उस पर नोटिस लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नोटिस लिख सकते हो। जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था उस फॉर्मेट के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, इजीली कोई भी नोटिस जो भी आपके एग्जाम में है उसे आप ड्राफ्ट कर सकते हो। सेकंड होता है इनविटेशन। तो इनविटेशन जो है उसके फॉर्मेट के 1 मार्क्स होते हैं, कंटेंट के 2 मार्क्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ के 1 होते हैं और एक्यूरेसी के भी 1 होते हैं।
अब देखो फॉर्मेट क्या होता है, तो ये तो मैंने बता दिया कि जो स्ट्रक्चर होता है स्टार्टिंग का। कंटेंट आपने उसमें क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, आपने चीज़ों को किस तरीके से लिखा है। एक्यूरेसी मतलब कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामर ठीक हो। अब इन्विटेशन दो तरह के होते हैं, एक तो होता है फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। तो मैं आपको दोनों के वो दिखा देती हूँ फॉर्मेट। इसमें आप क्या देख सकते हो, जो फॉर्मल इन्विटेशन है उसका फॉर्मेट देख सकते हो। जो फॉर्मल इन्विटेशन होता है वो बॉक्स के अंदर होता है। एक इसमें आपको नेम ऑफ होस्ट, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, इवेंट, टाइम एंड डेट, चीफ गेस्ट और चीफ गेस्ट के आने का पर्पस, फिर एक लाइन लीव करके लेफ्ट हैंड साइड में RSVP, डेजिग्नेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब आपको चीज़ें लिखनी पड़ती है। ये है फॉर्मल इन्विटेशन का फॉर्मेट। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी। अब जैसे कि और एक होता है इनफॉर्मल, तो उसका भी मैं दिखा देती हूँ। ये देखो, ये होता है इनफॉर्मल इनविटेशन का फॉर्मेट। सेंडर्स एड्रेस, फिर आपको एक लाइन लीव करके डेट डालनी है, फिर एक लाइन लीव करके सैल्यूटेशन, फिर एक लाइन लीव करके, और जैसे कि अगर आप इनविटेशन लिख रहे हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यू आर कॉर्डली इन्वाइटेड ऑन, ये आप पे डिपेंड करता है। फिर एक लाइन लीव करके योर्स ट्रूली, और फिर आ जाएगा नेम। इसमें आपको कोई भी साइन या फिर डेजिग्नेशन नहीं लिखना है। और आप फॉर्मल इन्विटेशन का अगर रिप्लाई दे रहे हो या फिर इनफॉर्मल का भी रिप्लाई दे रहे हो तो भी आपको इसी तरीके के फॉर्मेट में देना होता है। तो इस तरीके से इसमें बता रखा है, इन्हीं सारी चीज़ों के बेसिस पे कि आपको क्या क्या होना चाहिए, तो वो सारा तो मैंने आपको बता ही दिया। इन्विटेशन से रिलेटेड है। इसमें आपको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया है और आपका नाम है सुचित्रा मुखर्जी, और इसमें आपको क्या करना है, रिप्लाई देना है एक्सेप्टेंस में कि आप क्या करोगे, वहाँ पे जाओगे। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस में रिप्लाई जब आप दोगे तो उसका फॉर्मेट कैसा होगा, तो जो इनफॉर्मल लेटर है उसके फॉर्मेट की तरह ही होता है, बिल्कुल सिमिलर। या फिर आप और में अगला क्वेश्चन है 2.B में कि आपको क्या करना है, इनविटेशन लिखना है। आपकी जो आंटी है मेगा मेनॉन, उनके बिहाफ में वो क्या कर रही है, एक इनॉग्रेशन इवेंट अरेंज कर रही है। तो इसमें कौन सा लेटर बनेगा, फॉर्मल लेटर बनेगा। तो वो जो फॉर्मल लेटर है वो भी मैंने आपको दिखा दिया था कि किस तरीके से होगा, उसका फॉर्मेट भी। तो आपके इनविटेशन तो हो गए। अब बात करते हैं हम लेटर की। तो लेटर का फॉर्मेट के 1 मार्क्स होते हैं, कंटेंट के 2 होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ के 1 होते हैं और एक्यूरेसी के भी 1 होते हैं। तो फॉर्मेट दो तरह के आएंगे, एक तो लेटर दो तरह के आएंगे, एक तो आएगा लेटर टू एडिटर और एक आएगा लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन। तो मैं आपको दोनों के ही फॉर्मेट दिखा देती हूँ एक बार। ये है लेटर टू एडिटर, जिसमें आपको सेंडर एड्रेस लिखना है, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, और ये आपको एक लाइन लीव करके करना है, फिर एक लाइन लीव करके बॉडी आ जाएगी। अगर आप बॉडी में मैंने जो लिखा है वो लिखोगे तो बहुत अच्छा होगा। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई कॉन्सर्न अबाउट द, फिर आपको जो जिस भी बारे में लिखना है, फिर आप लिख सकते हो आई होप दैट दिस लेटर ऑफ माइन विल फाइंड अ सुटेबल प्लेस इन योर एस्टीम न्यूज़पेपर। इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। फिर आप एक लाइन लीव करके योर्स ट्रूली, साइन और नेम। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप योर्स ट्रूली लिखो, बट जो सबसे बेस्ट है वो क्या है, योर्स ट्रूली है, तो आपको योर्स ट्रूली ही लिखना चाहिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे कि आप क्या कर सको, इजीली इस फॉर्मेट को अडॉप्ट कर सको अपने क्वेश्चन के आंसर करते वक्त। अब आता है लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन। तो इसमें भी आपको सेम इस तरीके से करना है, पिछले वाले की तरह फॉर्मेट होगा। सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, फिर आपको इस तरीके से लाइंस लिख सकते हो आप चाहो तो। दिस इज़ विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ, फिर जिस भी पोस्ट के बारे में है उसका नेम, इन द, फिर जिस भी न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा था, डेटेड, फिर डेट जो भी है वो, और फिर उसके आगे आप क्या लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना है। फिर आई हैव अनक्लोज माई रिज्यूम फॉर योर पर्सुअल, आई लुक फॉरवर्ड टू द पॉजिटिव रिस्पॉन्स, इस तरीके से आप लिख सकते हो। फिर एक लाइन लीव करके योर सिंसियरली, साइन और नेम। अब ऐसे तो देखो इसमें कुछ भी लिखा जा सकता है योवर्स की जगह, लेकिन जो सिंसियरली होता है वो सबसे बेस्ट माना जाता है, तो आपको सिंसियरली ही लिखना चाहिए। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेकिन ये जो है ना लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन, ये यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। एक तो ये होता है, इसके अलावा जो है
एक ये रिज्यूम भी होता है। तो इस तरीके से आपको रिज्यूम भी बनाना है, जिसमें आप नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, नॉन हॉबी, कॉन्टैक्ट, आपको ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। और आपका जो लिखने का ऑर्डर है, जैसे कि सबसे पहले नेम ही आएगा, फिर फादर्स नेम ही आएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ ही आएगी, एज अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, फिर एड्रेस आएगा। एड्रेस के बाद में क्या है, एक लाइन मैंने इसलिए लीव की है क्योंकि एड्रेस थोड़ा बड़ा होता है, इस वजह से। तो यहाँ तक तो ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे आएगा। फिर आप नीचे एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखना, फिर एक्सपीरियंस लिखना, फिर बाकी नॉलेज, नॉन हॉबी, इनको तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो स्किप कर सकते हो। और फिर लास्ट में कॉन्टैक्ट आएगा। कॉन्टैक्ट हमेशा लास्ट में ही आता है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इसी बारे में दे रखा है। पहले में आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है एडिटर को, जिसमें आपका नाम मीनू सेन बता रखा है, और इसमें बता रखा है कि जो CSR है, कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, फिर इससे क्या क्या एडवांटेज होंगे, तो इन सब को मिलाकर और आप क्या कर सकते हो, एक अच्छा सा लेटर जो है एडिटर के लिए तैयार कर सकते हो, कि आप आप रिक्वेस्ट कर सकते हो एडिटर से कि इस जो टॉपिक है उसके बारे में आप क्या करो, आपके न्यूज़पेपर में छाप दो। जो इस सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि आप मीनू सेन हो और आपने ऐसा एडवर्टाइजमेंट जो छपा था न्यूज़पेपर में, उसमें देखा है कि CSR में नौकरी निकली है और उसमें आपको क्या करना है, फॉर्म फिल करना है। तो इस तरीके से कुछ उसमें एडवर्टाइजमेंट आया था। इसमें पूरे अच्छे से बता रखा है आपको कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, है ना, और सारी चीज़ें, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है। राइट अ लेटर टू क्रेडिट सेक PVC Ltd along with your biodata expressing your interest in the situation vacant। ठीक है, तो आपको इसमें सबसे पहले लेटर लिखना है। इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए ये भी बता रखा है यहाँ पे, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो मैंने लेटर बताया था वो लिखना है उसी फॉर्मेट में जिसमें मैंने बताया था, और फिर आपको रिज्यूम भी लगाना है, जैसा मैंने बताया था उसी तरीके से आप रिज्यूम लिख सकते हो। अब फोर्थ है आर्टिकल या फिर रिपोर्ट। अब देखो, आर्टिकल या रिपोर्ट और में आते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि 2 आर्टिकल और में आ जाए और 2 रिपोर्ट और में हो जाए, तो आपको पढ़ने तो दोनों है, आर्टिकल भी और रिपोर्ट भी। अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। तो फॉर्मेट 1 मार्क्स का आता है, कंटेंट 2 का आता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ 1 का, और एक्यूरेसी भी 1 की ही होती है। आर्टिकल शुड बी क्राफ्टेड इन दिस मैनर। तो इस तरीके से क्या बनाना है, आपको आर्टिकल बनाना है। सबसे ऊपर आएगा टाइटल, फिर उसके नीचे आएगा बाय लाइन, फिर एक लाइन लीव करके लिखना है इंट्रोडक्टरी पैरा, फिर उसी लाइन मतलब उसके नीचे से एक कोई भी आपको लाइन लीव नहीं करनी है। डेवलपमेंट ऑफ टॉपिक, जो कि आप मतलब कि जो सेकंड पार्ट है जिसमें आप 1 या 2 पैराग्राफ बना सकते हो, फिर थर्ड कंक्लूडिंग पैराग्राफ, ये आपको लास्ट में करना है। फिर यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। टाइटल और बाय लाइन लिखने के बाद आपको एक लाइन लीव कर ली है, और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, डेवलपमेंट ऑफ टॉपिक 1 2 और कंक्लूडिंग पैराग्राफ करते वक्त आपको कोई लाइन लीव नहीं कर ली है। और आपको इस तरीके से जो बॉक्स दे रखा है वो बॉक्स नहीं बनाना है बिल्कुल भी, ये सिर्फ आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए बॉक्स दे रखा है, बॉक्स मत बनाना। अब आता है रिपोर्ट। तो रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसे होता है कि आपको हेडलाइन और बायलाइन लिख ली है, रिपोर्टिंग प्लेस और डेट लिख ली है, और साथ ही साथ में आपको पैराग्राफ ऑर्गेनाइजेशन करना है, 1 या फिर 2 जो है आपको बॉडी बना ली है जिसमें आपको पूरी डिटेल्स होनी चाहिए। और रिपोर्ट के अंदर क्या क्या होना चाहिए कि यानी कि इवेंट या फिर स्पॉन्सर का लेब, या फिर कोई भी चीफ गेस्ट अगर हो तो, वेयर एंड वेल, वो किस जगह हुआ था, किस समय हुआ था, किस सिटी में हुआ था। ठीक है, व्हाट एंड हाउ, मतलब उसमें इवेंट और प्रोग्राम की डिटेल्स आ जाएगी। व्हाट डिड दोज प्रेजेंट थिंक, यानी कि जिसमें आपके ऑब्जर्वेशन और कमेंट आ जाएंगे। तो आपको इन सारी चीज़ों को आपके रिपोर्ट में ध्यान रखना है।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक आर्टिकल से रिलेटेड है। इसमें क्या करना है, आपको आर्टिकल लिखना है। जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा हाजिडस होता है और बहुत ज़्यादा इंजरीज हो जाती है इसके अंदर। तो और जो सेफ्टी रेगुलेशंस है उनको इग्नोर किया जाता है। तो इसमें आपको एक आर्टिकल लिखना है 120 से 150 वर्ड्स तक का, जिसमें आपको जो कंस्ट्रक्शन जोन है वहाँ पे सेफ्टी, वर्कर सेफ्टी के लिए वर्कर सेफ्टी की इम्पोर्टेंस के ऊपर आपको लिखना है। और ये जो हेडलाइन है इससे आपको कुछ क्लूज मिल जाएंगे, तो इसके थ्रू आपको करना है। अब है 4th बी। 4th बी में क्या है कि एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा हैजर्डस है और बहुत सारे फैटल वर्क इंजरीज वहाँ पे हो जाते हैं। और वहाँ पे क्या किया है, बिल्डिंग सेफ्टी एक फेयर ऑर्गेनाइज किया है। तो उसके बारे में आपको क्या करना है, रिपोर्ट ही कर ली है। इसका लाभ है वर्कर सेफ्टी लीड टू बी प्रायोरिटी इन कंस्ट्रक्शन जोन। इस जो भी ये बिल्डिंग सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्डिंग सेफ्टी फेयर जो ऑर्गेनाइज किया है इसका नेम है, तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, एक रिपोर्ट लिख ली है। और इसके अंदर सेफ्टी प्रोग्राम्स के थोड़े बहुत डिटेल्स भी दिए गए हैं, तो इसके बेसिस पे आप एक बहुत अच्छी रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, रीजंस वाई द सेफ्टी फेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड, क्यों ये ऑर्गेनाइज हुआ है, किसके द्वारा हुआ है, कब हुआ है और कौन इसके अटेंड किया, इवेंट की डिटेल्स या फिर कंक्लूडिंग जो भी आप लिखना चाहो। इसी के साथ में हमारे जो सेक्शन ए है और सेक्शन बी है वो दोनों कंप्लीट हो चुके हैं ग्रामर के। और जो सेक्शन सी है वो आपके नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना।